सूरी से खबर आ रही है जहां पर कल रात किताब घर मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान दो लड़कों पर अपशब्द कहने का आरोप लगाया, जिसका मामला कोतवाली तक पहुंच गया। पुलिस के अनुसार दोनों लड़के नशे की हालत में थे और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामला शनिवार रात का है। अब नमाज के समय तमाम लोग मस्जिद के अंदर इकट्ठा थे। इस दौरान दो लड़के वहां पर पहुंचे और आपत्तिजनक शब्द बोलने लगे। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि मसूरी अमन पसंद शहर है और यहाँ आपसी भाईचारा बना हुआ है। फिजा को खराब करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। लाइब्रेरी मस्जिद में ईशा की नमाज के वक्त कोई दो लड़के गैर मुस्लिम थे तो उन्होंने अंदर जाके बदतमीजी करी है, गाली गलौज करी है, उन्होंने मारने की धमकी भी दी है। बाद में जब उन्होंने देख लिया कि ये वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा हाथ जोड़ने माफी मांगने लग गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रात 9 बजे गोरखा दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान जहां नेपाली लोकगीत संगीत के अलग अलग प्रोग्राम आयोजित हुए, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेपाली टोपी पहनकर लोगों को संबोधित किया। शनिवार को देहरादून में नीति आयोग की टीम के साथ सीएम धामी मीटिंग की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी भी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान दोनों के बीच उत्तराखंड के विकास के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नीति आयोग उत्तराखंड के विकास में बड़ा सहयोग कर सकता है। वहीं उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। इस दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने अफसरों को कुछ सुझाव दिए। उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने राज्य की ब्रांडिंग के किए विशेष प्रयास करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही 2030 तक महिला सशक्तिकरण और बायोडायवर्सिटी को भी बचाने के लिए काम करने का सुझाव दिया। और मैंने हमेशा से कहा है कि हिमालयन राज्यों की चुनौतियों के अनुसार उनको प्राथमिकता के आधार पर सहायता मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही जो राज्य के अंदर हमारी जितनी संख्या है निवासियों की, उसके कम से कम 10 गुना से ज़्यादा लोग जो है पूरे देश भर के आते हैं, तो उसके आधार पर भी हमारा आकलन किया जाना चाहिए, हमको सहायता मिलनी चाहिए। और जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम है वो और अच्छा होना चाहिए। भारत सरकार को, नीति आयोग को हमारी उसमें मदद करनी चाहिए। बहुत सारे कामों में नीति आयोग हमारी मदद कर रहा है, मैं उसके लिए नीति आयोग का धन्यवाद भी। नीति आयोग के का गवर्नेंस है कि गवर्निंग काउंसिल पे सब सीएम प्रेजेंट हैं और मेरी ड्यूटी है कि हर सीएम को एक दफ़ा मैं उनको अपने राज्य में मिलूं। तो ये पहला ऑफिशियल विजिट है। केदारनाथ उपचुनाव ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। ऐसे में अपनी जीत के लिए दोनों पार्टियां जबरदस्त मेहनत कर रही हैं। आजकल बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता केदारनाथ विधानसभा में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी से खुद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी की जीत की प्लानिंग बना रहे हैं। तो वही केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस के चारों ऑब्जर्वर गणेश गोदियाल, विधायक भवन कापड़ी, वीरेंद्र जाती और लखपत बुटोला केदारनाथ में डेरा डाले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। राजनीति भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करने वाली दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक मुद्दे पर पूरी तरह से एक हैं। मुद्दा अवैध बस्तियों का है और चुनाव नजदीक है। देखिए हमारी रिपोर्ट। यह है राजधानी देहरादून में विधानसभा से सटी अवैध बस्ती। वैसे तो विधानसभा के आसपास की हर बिल्डिंग को संवेदनशील माना जाता है, लेकिन इस बस्ती से मान्यों को कोई खतरा नहीं है, जिसकी वजह है यहाँ रहने वाले हजारों प्यारे वोटर। पूरे उत्तराखंड में ऐसी 583 अवैध बस्तियां हैं, जहां दूसरे राज्यों के प्रवासी आकर रहते हैं, जिनमें ज्यादातर आज की तारीख में उत्तराखंड के वोटर बन चुके हैं। लिहाजा इन बस्तियों में रहने वाला हर वोटर बीजेपी और कांग्रेस की आंख का तारा है। ताजा मामला ये है कि इन अवैध बस्तियों को बचाने के लिए
बीजेपी सरकार 2018 में एक अध्यादेश लाई, जिसे 3 साल के लिए 2 बार आगे बढ़ाया गया और इसकी मियाद सोमवार को खत्म हो रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी पुराने अध्यादेश को आगे बढ़ा सकती है। वहीं विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि अवैध बस्तियों के असली रॉबिन हुड तो हम ही हैं। विचार विमर्श कर रहे हैं और ये तो बात तय है कि जितने भी हमारे वो लोग हैं उनके लिए हम कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। वो तो आप जानते हैं कि 2 बार हमने अध्यादेश का जो कार्यकाल 3-3 वर्ष का था हमने ही बढ़ाया और अभी भी हम ही लोग उनके लिए कोई राहत कैसे उनको दी जा सके उस पर विचार कर रहे हैं। वर्तमान सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मलिन बस्तियों के निवासियों के हितों में कुठाराघात करने का काम किया है। सरकार के आदेश के बाद भी और 2016 में जो कांग्रेस की सरकार ने मलिन बस्ती रेगुलेशन एक्ट बनाया था, सरकार ने उसको गड्ढे में डाल दिया है। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मलिन बस्ती के लोग अपने अधिकारों के लिए तड़प रहे हैं। दरअसल 2018 में हाई कोर्ट ने अवैध बस्तियों को हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन तब त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार इनको बचाने के लिए अध्यादेश लाई। यहाँ इसके पीछे की वजह समझना भी जरूरी है। वजह ये है कि पूरे प्रदेश की 583 अवैध बस्तियों में अंदाजन 12 से 15 लाख वोटर रहते हैं और ये वोटर आने वाले निकाय चुनाव में किसी का भी खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पीडब्ल्यूडी की चित्रवाला, रायवाला और श्यामपुर इलाके में सड़कों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आने वाले त्योहार से पहले ठीक करने के निर्देश दिए और कहा है कि काम में तेजी के साथ साथ गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। तो उससे पहले हमारी ये सड़कें बन जानी चाहिए और साथ में गुणवत्ता भी रहनी चाहिए और जो लोग सड़क को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी ड्राइव चलाएं। ऐसा किसानों से जुड़ी योजनाओं और खेती में किए जा रहे नए प्रयोगों को लेकर नई दिल्ली में आयोजित कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जंगली जानवरों का मुद्दा उठाया। जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए जंगली जानवरों से जूझना पड़ता है। इसके लिए खेतों में फेंसिंग करने की जरूरत है और फेंसिंग के लिए बजट की उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया कि पहाड़ों में खेतों की तार बाढ़ के लिए बजट की सहायता किसानों को संबल देगी। कॉन्फ्रेंस में देश के अलग अलग राज्यों से कृषि मंत्री आए हुए थे। क्या इस बार छात्र संघ चुनाव हो सकेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पहले चुनावों को लेकर लिंग 2 कमेटी सिफारिश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में चुनाव स्थगित करने के लिए याचिका पहुंची है। छात्र संघ चुनावों को लेकर कुमाऊं विश्वविद्यालय में हंगामा बरपा है। लिंग 2 आयोग की सिफारिशों के तहत तय सीमा में चुनाव ही नहीं हो सके हैं, जिसके बाद से छात्र आंदोलित हैं। हालांकि विश्वविद्यालय ने 25 अक्टूबर को छात्र संघ चुनाव कराने का आदेश जारी किया था। आज जितने भी छात्र यहाँ पर आक्रोश में खड़े हैं, उनको यही नहीं पता कि हमारी तिथि कब घोषित हुई है। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी 25 तारीख की तिथि घोषित करी थी सरकार द्वारा, आज हमें झुटलाया गया है, हमें भ्रमित किया गया है कि शासन ने हमारी ये तिथि जारी करी थी 25 तारीख की। अगर ये तिथि हमारी शेड्यूल हमको नहीं मिलता है तो सर हम लोग यहीं धरना अपना चालू रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हमारे डीएसबी के इस चीज़ को लेके उग्र आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि 30 सितंबर तक चुनाव होने थे, लेकिन अब भी छात्र संघ चुनावों पर संकट ही दिख रहा है। राज्य में एक ही दिन चुनाव कराने वाले उच्च शिक्षा विभाग चुनाव की तारीख ही तय नहीं कर सका, जिसके बाद शासन ने सभी यूनिवर्सिटी को लेटर जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं अब मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। याचिका में चुनाव सत्र को शून्य करने की मांग तो की गई है, साथ ही छात्रों की परीक्षा का हवाला भी दिया गया है। 25 को हो जाएगा, तब डेट वो अप्रूव शासन से हुआ नहीं, कोई नई डेट आई नहीं हमारे पास, तो उस डेट का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहता। तो आज के दिन के हिसाब से हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। इन्होंने 9 नवंबर से श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम का प्रोग्राम जारी कर दिया है।
तो हमारा ये कहना है ये जो है ये ना तो लिंगदो कमेटी द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार है, ना ही शासनादेश के अनुरूप है। बहरहाल छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र आंदोलन पर हैं और सोमवार को मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, जिसके बाद तय होगा कि छात्र संघ चुनाव पर क्या फैसला होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। बागेश्वर के सिमगढ़ी उपडाकघर में करोड़ों रुपए के गबन का मामला दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। 2 दिन की जांच के बाद भी डाक विभाग की टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। घोटाले से प्रभावित ग्रामीण अब अपनी जमा पूंजी वापस पाने की उम्मीद में दर-दर भटक रहे हैं और बागेश्वर के सिमगढ़ी उपडाकघर के बाहर इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। कि हमने कहा था, हमारी मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि विभाग के लोग लगभग सभी इन्वॉल्व में इसमें, क्योंकि एक छोटा सा कर्मचारी इसमें इतना बड़ा स्कैम नहीं कर सकता। तो डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम उच्च स्तरीय जांच करेंगे। उत्तरकाशी के चिनियाली सोड़ विकासखंड के खालसी में नरसिंह देवता मंदिर में चोरों ने मंदिर का लॉकर तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और कीमती जेवर चोरी कर लिए। ग्रामीणों का कहना है कि चोरों के द्वारा मंदिर में करीब 1 लाख रुपए नकदी और गहने पर रात को हाथ साफ कर दिया गया। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दे दी है और जल्दी चोरों को पकड़ने की मांग की गई है। खालसी जो प्राचीन हमारा मंदिर है नरसिंह देवता का, अनजान व्यक्तियों के द्वारा जो है लगभग 1 लाख के लगभग जो नकदी थी वहां पर जो है बड़े ऐसे अजीबो तरीके से वहां पर जो चोरी की गई, वारदात दी गई है। और नकदी के साथ साथ जो वहां पर जो कुछ आभूषण भी थे हमारे इष्ट राजा देव के, उनको भी जो है चोरों के द्वारा वहां पर जो चोरी की गई है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के बेस कैंप में सत्ताधारी बीजेपी से जुड़ी एक महिला के साथ रेप की कोशिश का सनसनीखेज मामला पुलिस ने दर्ज किया है। महिला लोकल है और केदारनाथ धाम के बेस कैंप में बिजनेस करती है। जानकारी के मुताबिक शिकायत करने वाली महिला रुद्रप्रयाग बीजेपी के एक फ्रंटल की पदाधिकारी भी है। पुलिस कंप्लेंट के अनुसार 13 अक्टूबर की रात को राकेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने महिला के टेंट में जबरन घुसकर रेप की कोशिश की, लेकिन शोर शराबा करने पर वो चला गया। महिला का आरोप है कि केदारनाथ पुलिस चौकी ने उसकी कंप्लेंट को नजरअंदाज कर दिया। जब पुलिस के बड़े ऑफिशियल्स को लिखा गया तब जाकर शुक्रवार शाम को मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस का कहना है कि वो केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। तो हमारे पास जो तहरीर दी है, जिस महिला द्वारा तहरीर दी गई है, उसके आधार पर हमने सोनप्रयाग कोतवाली में इसमें अभियोग पंजीकृत हो गया है और इसमें भारतीय न्याय संहिता 333 और धारा 333 और 74 में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब जो भी इसमें तथ्य होंगे उसके आधार। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी की एक बेटी के साथ एक ऐसी घटना सामने आई है जो हैरान करने वाली है, क्योंकि यहाँ की एक बेटी के साथ दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में गैंगरेप की घटना हुई। आखिर कैसे हुई ये पूरी घटना और क्या ये पूरा मामला है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की बेटी के साथ पहले देश की राजधानी दिल्ली और फिर मुंबई में ऐसी घटना घटित हुई जो आपको भी हैरान कर देगी। घटना की शुरुआत होती है तकरीबन 1 हफ्ते पहले, जब हल्द्वानी के नामी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की अपने दोस्त से मिलने ट्रेन में बैठकर हल्द्वानी से दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात ट्रेन में सवार 3 लड़कों से होती है और यही मुलाकात लड़की पर भारी पड़ जाती है। दिल्ली में मदद करने के बहाने तीनों लड़के लड़की के साथ 2 दिन तक सामूहिक बलात्कार करते हैं और लड़की को अपने दिल्ली वाले 2 दोस्तों के हवाले कर खुद दिल्ली से मुंबई रवाना हो जाते हैं। जो इनिशियली इसमें तथ्य है उसके हिसाब से पहले लड़की यहाँ से दिल्ली जाने का और दिल्ली से मुंबई जाने का और मुंबई से वापस दिल्ली आने का प्रकरण जो है वो संज्ञान में आया। इसी दौरान इस लड़की को कुछ लड़के मिलते हैं और जो अलग अलग समय इस लड़की के साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं। चूँकि लड़की माइनर थी और जो है उन लोगों ने उसके साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाया, तो इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें FIR रजिस्टर की पॉक्सो में और जो 5 लड़के जो इस घटना में सम्मिलित थे उनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस।
इस बीच लड़की अपने एक मुंबई वाले दोस्त से मिलने मुंबई चली जाती है, लेकिन यहाँ भी उसका दरिंदों से सामना हुआ। इस बीच लड़की के परेशान माता पिता लड़की की गुमशुदगी को लेकर पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस लड़की को बरामद करके ले आई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस अब तक दिल्ली मुंबई के 5 लड़कों पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे डाल चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार में अवैध मजार पर प्रशासन का एक्शन हुआ है। यहां बादराबाद में अवैध तरीके से बनाई गई मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और देखते ही देखते आलीशान बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। धार्मिक स्ट्रक्चर के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। सिंचाई विभाग की यह जमीन किसानों को लीज पर दी गई थी। एसडीएम अजयवीर सिंह ने बताया कि संबंधित लोगों को स्ट्रक्चर हटाने के लिए नोटिस दिए गए थे, लेकिन अवैध निर्माण को नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। ये जो भूमि है पुनर्वास विभाग सिंचाई विभाग की भूमि है, जिसमें इनको ये बहुत पहले यहाँ पट्टे दिए गए थे खेती करने के लिए, लेकिन खेती ना करके इनके द्वारा यहाँ पे अवैध अतिक्रमण किए गए, जिसको धार्मिक संरचना के रूप में बनाया गया था। इस तरह की स्थिति नहीं आ पाई क्योंकि हमने इनको पर्याप्त समय दिया था, इनको समझाया भी था कि आपके द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो उनको बात समझ में आई। उन्होंने पूर्व में लिखित में भी दिया था कि ये स्वयं हटा लेंगे, लेकिन इनके द्वारा स्वयं हटाया नहीं गया। हरिद्वार पुलिस की क्राइम मीटिंग में एसएसपी ने पेंडिंग पड़ी शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए थाना प्रभारियों की जमकर क्लास लगाई है। साथ ही त्योहारी सीजन में ट्रैफिक कंट्रोल और भीड़ को नियंत्रण करने के भी निर्देश दिए। एसएसपी ने सभी सीओ को चोरी और लूट जैसे मामलों की खुद समीक्षा करने के लिए निर्देश यहां पर जारी किए हैं। आप हरिद्वार में नौकरी कर रहे हैं, नहीं हो पाती यहाँ, ठीक है पहाड़ चले जाइए भाई। दीपावली के मद्देनजर जो हमारी पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, जो अरेंजमेंट्स हैं, उनको देखते हुए और साथ ही साथ सत्यापन की कार्रवाई या अन्य विवेचनाओं के निस्तारण को लेके, वांछितों की अरेस्टिंग या इनामी अपराधियों की अरेस्टिंग को लेके आज मेरे द्वारा क्राइम मीटिंग की जा रही है। और इसमें सभी हमारे मातहत उनको निर्देशित भी किया गया है कि लगातार हमारी जो गश्त है या विजिबिलिटी को हम लोगों के द्वारा। रुड़की के देहात क्षेत्रों में कई गन्ना कोल्हू संचालित हो रहे हैं, जिसमें कई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोल्हू में कपड़ा प्लास्टिक जला रहा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन की टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है ताकि प्रदूषण फैलाने वाले गन्ना कोल्हू पर शिकंजा कसा जा सके। वहीं अब तक 20 से अधिक गन्ना कोल्हू सील भी हो चुके हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि कोई गन्ना कोल्हू लापरवाही करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात को आते हैं, डाल के चले जाते हैं, फिर यहाँ से जो है कभी ले जाते हैं, रात को लेके जाते हैं, चरखी वरखी में जो है जलते हैं। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं सर। कोल्हू के जो भी प्रतिनिधि हैं, कोल्हू जो चलाते हैं, कोल्हू चरखे वाले, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनको बुला के भी समझाया जाएगा कि आप जो है कोल्हू में जो है जो प्रतिबंधित मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कपड़े हो गए, ये यूज ना करें। देहरादून में एसटीएफ ने नकली नोट छापने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मेरठ का परमीत 2 सालों से एक रेस्टोरेंट चला रहा था और रेस्टोरेंट की आड़ में वो नकली नोटों को छापने का काम करता था। एसटीएफ ने आरोपी परमीत को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास नकली नोट बनाने वाले सामान और प्रिंटर बरामद हुआ है। आरोपी परमीत लंबे समय से देहरादून में 500 के नोट छाप रहा था। एसटीएफ ने आरोपी से 500 रुपए के करीब 80,000 रुपए के नोट और बिना कटिंग के 200 और 500 के करीब 1400 नोट बरामद किए हैं। को इसको अरेस्ट किया गया और इसकी कस्टडी से 80,000 के 500 के नकली नोट बरामद हुए। इसके अतिरिक्त कुछ नोट जिनकी अभी कटिंग नहीं हुई थी और सिर्फ प्रिंट हुए हैं, वो बरामद हुए हैं। और प्रिंटर और इसके साथ जो एसेसरीज हैं नोट छापने की, वो इसके पास से बरामद हुई हैं, जो ये कार में लेके जा रहा था। हरिद्वार में कनखल के एक आश्रम की करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए आश्रम के बुजुर्ग महंत की हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से फर्जी वसीयत और फर्जी हस्ताक्षर वाले लाखों के चेक भी बरामद हुए हैं। आरोपी अशोक, ललित और संजीव ने मिलकर बुजुर्ग संत को पहले नशे का इंजेक्शन दिया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। फिर मृतक के शव को बोरे में भरकर
गंगा में फेंक दिया गया था। इसके बाद आरोपियों ने बुजुर्ग संत के अयोध्या जाने की कहानी रची और उनकी जगह योगी राम गोपाल नाम के एक फर्जी बाबा को आश्रम में बैठा दिया। इस हत्याकांड में अभी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है।